वित्त मंत्री अरुण जेटली और वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा पहुंचे संसद। 11 बजे जेटली पेश करेंगे आम बजट। कृषि और उद्योग जगत के बीच तालमेल बैठाने की रहेगी चुनौती। मोदी ने बताया बजट को अपनी परीक्षा। आम बजट से बनी है राहत की उम्मीद। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने दिया भरोसा, हर वर्ग की पूरी करेंगे आस। इनकम टैक्स की छूट की सीमा बढ़ने की संभावना। जेएनयू विवाद मामले में राहुल गांधी, केजरीवाल, सीताराम येचुरी सहित 9 लोगों पर देशद्रोह का केस दर्ज। वकील जनार्दन गौड़ की शिकायत पर तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया आदेश। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कन्हैया और गिलानी समेत दूसरे आरोपियों की बढ़ सकती है मुश्किलें। अफजल गुरु की फांसी को न्यायिक हत्या कहने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। मुरथल कथित गैंगरेप कांड की आंच दिल्ली तक पहुंची। दिल्ली की एक महिला ने लगाया गैंगरेप का आरोप। एफआईआर दर्ज, मामले की जांच कर रही डीजी राजश्री बयान दर्ज करने दिल्ली पहुंची। देश के 11 राज्यों में सूखे के हालात पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। स्वराज अभियान ने सुप्रीम कोर्ट से की थी मांग। सूखे से निपटने के लिए कोर्ट दे राज्य और केंद्र को उचित कार्रवाई का आदेश। पंजाब के बटाला में शगुन समारोह में शामिल महिला के सिर में मारी गोली, मौके पर मौत। महिला शिक्षक ने खुद को इस साथ हो रही छेड़खानी का किया था विरोध। 2 गिरफ्तार, एक की तलाश जारी। बजट साल 2016-17 अब से कुछ देर बाद संसद में सामने पेश कर दिया जाएगा अरुण जेटली की ओर से। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब अरुण जेटली संसद पहुंचे, कैबिनेट के सामने इसे रखा गया है, जानकारी मिल रही है, उसके बाद इसे पेश किया जाना है। अर्थव्यवस्था को गति देने की जो कोशिश है सरकार की, उस ओर किस तरीके से बजट आगे ले जाएगा। चुनौती यह भी है कि आप जिस जुमले की बात करते हैं अच्छे दिनों की, उसको मूर्त रूप देना है, वो कैसे होगा। आम जनता इस समय महंगाई से पिस रही है, उसको किस तरह से राहत दे सकते हैं। इन तमाम मोर्चों पर एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ है जो बताएगा आपको कि क्या कुछ उम्मीद, कितना दायरा सरकार के पास है, उसमें रहकर सरकार काम कर सकती है और जो चुनौतियां सरकार के सामने है उन उम्मीदों को सामने रखते हुए। प्रवीण अग्रवाल जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। जो निवेश को लेकर एक दिक्कत है सरकार के सामने, वो अपने तरीके से सरकार के सामने जितना पैसा है उसको जुटाना, राजकोषीय घाटे को कम करना और फिर योजनाओं को अमली जामा पहनाना। ये अलग करते हुए जो बिल्डर्स हैं, जो रियल एस्टेट सेक्टर है, जो भारी दबाव में है, ये जानते हुए कि आम जनता की वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई है, हर घर का सपना नहीं हो पा रहा है पूरा, क्या ये सेक्टर उम्मीद करता है, कैसे बूस्ट मिल सकता है इस सेक्टर को? देखिए, इसमें 2 बातें बहुत अहम हैं। सरकार का जो पिछले बजट में भी हमने देखा था कि एक ये मानना था कि हम 6 करोड़ मकान प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, 2 करोड़ मकान जो हम देना चाह रहे हैं वो अर्बन सेक्टर को देना चाह रहे हैं और 4 करोड़ जो लोग रूरल एरियाज में रह रहे हैं उनके लिए दे रहे हैं। तो बहुत तरह की प्लानिंग्स तो आई हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन में कहीं हम लैग कर रहे हैं। फंडिंग नहीं हो पा रही है, बिल्डर्स को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, ये एक मेजर कारण है। उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट को कुछ आगे बढ़ना होगा। पीपीपी मॉडल हमने देखे, बट इम्प्लीमेंटेशन उसमें भी नहीं हो पा रही है। रियल एस्टेट सेक्टर को अगर एक इंडस्ट्रियल की डिमांड हमारी बार बार रही है कि उसको कुछ इंडस्ट्रियल डिमांड दी जाए, उसको भी एक इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए कि रियल एस्टेट सेक्टर भी रेवेन्यू जनरेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अगर ओवरऑल आप देखें तो एग्रीकल्चर के पास सेकंड रेवेन्यू जनरेशन रियल एस्टेट दे रहा है, बट इवन दो गवर्नमेंट उस तरफ बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी कहीं कमी है। तो अभी देखते हैं, इस बजट में बहुत उम्मीदें हैं कि रियल एस्टेट में कुछ ऐसे अकबर जी, कुछ एक्सपर्ट हैं जिनकी राय है जो टैक्स छूट की सीमा होती है, होम लोन को लेकर उसका दायरा बढ़ाया जाए, 3 लाख तक किया जाए। अफोर्डेबल हाउस को लेकर एक जो परिभाषा है सरकार की, उसे भी बढ़ाकर 50 लाख तक के दायरे में किया जाए। निवेशक में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा जब आपके तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं? मैं अगर सिर्फ दिल्ली के आसपास के प्रोजेक्ट ले लूं, 80-90% ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बहुत डिले चल रहे हैं। कॉन्फिडेंस आएगा कैसे निवेशक का?
देखिए, डिले होने के पीछे बहुत बड़ा कारण है सपोर्ट को ना मिल पाना। कन्वर्जेंस की एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, उसके लिए इतने तरीके के पैरामीटर्स लगाए हुए हैं जो पर्सन टू पर्सन चीजें डिले होती चली जाती हैं। और दूसरी जो बात है, जब हम किसी भी इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो सब्सिडाइज जो है मैटर उसको बढ़ाना चाहिए, ताकि जो एंड यूजर है जो अपना रहने के लिए मकान लेना चाह रहा है उसको कहीं ना कहीं कुछ रिबेट मिले। बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब होम लोन के बात हम करते हैं तो होम लोन में कुछ दायरा बढ़ाना चाहिए सरकार को। बार बार इस तरह की बातें रखी गई हैं, बट इस बार बजट से उम्मीद करते हैं कि इस तरह की चीजें जरूर कुछ फेवरेबल रहेंगी ताकि ठीक है मकान बनाया जा सके। डॉक्टर रवि, आप सरकार के पास गुंजाइश कितनी बचती है, क्योंकि ये तो दबाव होगा कि वर्ल्ड इकोनॉमी आप देखें तो जनता ना सिर्फ उम्मीदें कर रही है बल्कि दुनिया भर के ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो भारत पर नजरें गड़ाए बैठे हैं, वो तो सोच रहे होंगे कि सरकार कोई ऐसा फैसला ले जिससे गति बढ़े, विकास दर बढ़े। देखिए, इस समय अगर देखें तो जॉब सबसे पहला जो गवर्नमेंट का टारगेट है वो यही है कि डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन और किसी तरीके से अपने कैड को कंट्रोल कर पाए। जैसे इस समय अगर आप देखें तो कैड हमारा जो है थर्ड क्वार्टर का अगर आप देखें तो -8.2 था, जो कि लास्ट कंपैरिजन करें तो वो -10.9 था, तो इसका $10.9 बिलियन था। कहीं ना कहीं से एक गवर्नमेंट जो है वो अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं। जैसे कि अगर कैड का टारगेट देखें तो गवर्नमेंट ने करीब 88% तक अचीव किया, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब अगर पूरे रियल इकोनॉमी की बात करें तो आप ये देखेंगे कि चाहे चाइना की बात करें, यूएस की बात करें, यूरोजोन की बात करें, इन सभी इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत खराब है। इस समय इंडिया की सिचुएशन अगर थोड़ी सी स्टेबल रहती है तो भी वो हमारे लिए कहीं ना कहीं से एक अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि अगर पूरी इकोनॉमी की बात करें या एक जो आम आदमी के लिए जो आप बार बार सोचते हैं उसके लिए ऐसे में दे पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद यह है कि गवर्नमेंट कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पे जरूर ध्यान देगी। नंबर 1 जो एक आम आदमी से जुड़ा हुआ है, जैसे कि सबको 3 लाख तक की छूट मिलनी चाहिए। दूसरा, मेडिकल अनाउंसमेंट जो 1250 रुपए पर मंथ मिलता है और टोटल साल का जो है वो करीब 15,000 मिलता है, वो बढ़ के 50,000 तक। आपने बिल्कुल वो सही नब्ज पकड़ी है। और मैं अमित जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि टैक्स के स्लैब को कैसे और बढ़िया किया जाए या टैक्स के दायरे में कैसे ज्यादा लोगों को राहत मिल पाए, इसकी उम्मीद बहुत लोग आज लगाए बैठे होंगे। और एक हाईलाइटिंग पॉइंट होता है, आप रेल बजट आता है तो आप किराए पर ज्यादा फोकस करते हैं, साहब किराया बढ़ा या नहीं बढ़ा। आम बजट आता है तो सबसे ज्यादा जो लोगों को चिंता होती है कि टैक्स को लेकर कितनी राहत मिली है। मैं उस पर आपका कमेंट लूंगा अमित जी, लेकिन लखनऊ का रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र त्रिपाठी लाइव इंडिया संवाददाता लखनऊ से जुड़े हैं और उनके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। लखनऊ वासियों की क्या उम्मीदें हैं राघवेंद्र इस बजट को लेकर? देखिए, लखनऊ वासियों की उम्मीदें 2 साल से परवान नहीं चढ़ पा रही हैं, चूंकि मोदी बार बार कह रहे हैं अच्छे दिन आएंगे। महंगाई से लोग त्रस्त हैं। हमारे साथ महिलाएं हैं। सबसे पहले महिलाओं जानना चाहते हैं कि आप मोदी जी से और वित्त मंत्री अरुण जेटली से क्या चाहते हैं, बजट में क्या नया चाहती हैं? हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि जो खाद्य सामग्री है वो थोड़ी सस्ती हो, जैसे दाल है, तेल है, ये सस्ता होना चाहिए। जब मिडिल क्लास फैमिली इतनी परेशान है तो गरीब लोगों का क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, महंगाई से लोग परेशान हैं। आप बताएं, आप युवा हैं, आप क्या उम्मीद करती हैं? सिंस बीइंग द यूथ ऑफ द कंट्री, हम तो यही चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट के अभी इनिशिएटिव्स आए, दैट इज स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया या फिर स्टार्टअप इंडिया, इनका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो और गवर्नमेंट को बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी भी चाहिए। जी बिल्कुल, और मेरे साथ कुछ लोग हैं, युवा लोग हैं। आप बताएं, आप क्या बजट उम्मीद करते हैं? बजट में लग रहा है कि आखिरी पायदान तक सरकार पहुंच नहीं पा रही है और पूंजी की असमानता है, ये जो दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। जी बिल्कुल, सब लोग चाहते हैं कि अंतिम छोर तक जो सरकारी मदद पहुंचे। आप भी युवा है, मोदी जी युवाओं को प्रोत्साहन दे रहा है, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, देखो, सब जो छलावा होता आ रहा है, क्योंकि मोदी जी ने पहले भी कहा था कि युवाओं के लिए हर तरीके से सहायता की जाएगी, हर क्षेत्र में जो है रोजगार निकाले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने में न तो मिल रहा है न दिखाई दे रहा है। तो सिर्फ एक छलावा टाइप का हो रहा है। युवाओं के लिए कोई विशेष पैकेज, जैसे मोदी जी ने जब आए थे तो आने से पहले कहा था मोदी जी ने कि हम युवाओं को आगे लेके आएंगे और युवा देश की रीढ़ की हड्डी है, तो इस तरीके से ऐसी कोई भी चीज अभी तक न तो दिखाई दे रही है और सिर्फ एक कागजी काम हो रहा है, ना कि फ्रंट पे। जी बिल्कुल, जो योजनाएं हैं धरातल को उतरनी चाहिए। आप बताइए, आप क्या उम्मीद करते हैं बजट से? बजट से ये मतलब जो है जैसे कह रहे हैं उसको पालन समय से किया जाए तब तो जनता के लिए फायदा होगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। कहते कुछ है मतलब उसका मतलब फॉलो नहीं हो रहा है, उसके लिए हम चाहते हैं मोदी जी से और सारे लोगों से मतलब इसके लिए कंट्रोल जी पसंद। हर आदमी चाहता कि योजनाएं जनता तक पहुंचे, लेकिन अंतिम छोर तक पहुंचे, अंतिम छोर तक ठोस कदम उठाने होंगे। ये हर बार कहा गया और ये जरूरी भी है कि सरकार की योजना का फायदा अंतिम छोर पर जो व्यक्ति है वहां तक नहीं पहुंचता है तो उस योजना का लाभ क्या है।
एक संकेत आर्थिक सर्वे से मिला है कि जो सब्सिडी है वो उन लोगों तक पहुंचे जो वाकई इसके हकदार हैं, जिनको जरूरत है। सब्सिडी कट की जाए, योजना लाई गई, पहले कहा गया आप छोड़िए, अब देखते हैं उसको लेकर जबरदस्ती हटाने के लिए क्या सरकार करती है। लेकिन अमित जी, टैक्स स्लैब को लेकर या टैक्स में रियायत को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। जिनके पास नौकरी नहीं है उनको नौकरी चाहिए, जिनके पास है तो वो सैलरी इतनी कम है कि उससे परेशान है। कैसे और क्या हो सकता है इसमें कुछ? देखिए, अभी जैसे आप देख रहे हैं वित्त मंत्री जी 7वें वेतन आयोग की मांगों को भी लागू कर रहे हैं, जिसका अतिरिक्त भार सरकारी खजाने पर लगभग 1,38,000 करोड़ रुपए पड़ने वाला है। तो ये सब चीजें इस तरह से हैं, सरकारी खजाने पर बोझ है, इसका अतिरिक्त वहन करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वित्त मंत्री जी के सामने एक समस्या ये भी है, इन सब साधनों को जुटाया कहां से जाएगा। तो मैं देखता हूं कि अगर हम वेतन भोगियों के लिए स्लैब बढ़ाते हैं, जो मैं एक अनुमानित करता हूं कि 20 से 30,000 तक ही संभव है। ऐसा नहीं कि 50,000 जिस तरह से बोला जा रहा है 5 लाख तक की सीमा हो जाए, वो संभव नहीं लगता है। केवल 20 से 30,000 हो सकता है, अधिकतम 50,000 तक बढ़ा दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं सर्विस टैक्स 1% के करीब बढ़ सकता है, ये भी संभव है। इंपोर्ट ड्यूटी गोल्ड पर, सिल्वर पर लग सकती है। दूसरा, यदि अगर हम देखें पेट्रोल, जो जनता की ज्यादातर जनता को निर्भर कर रहा है, तो पेट्रोल पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करके किस तरह से हम अपनी जनता को उसका लाभ दे पाएंगे। जो विश्व बाजार में पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, ये मुझे लगता है कि संभव है। इसके अतिरिक्त जो हमारे एफएमसीजी प्रोडक्ट है, दालें हैं, सब्जियां हैं, उस पर यदि हम एक एक्साइज ड्यूटी कम कर दें, या फिर हमारा जो सेल्स टैक्स है, सेंट्रल सेल्स टैक्स जैसे हम वैट बोलते हैं, अगर वो कम हो जाएगा तो इसका भी एक लाभ मिल पाएगा। पर ये सारी समस्याएं इतनी है कि सरकार के पास जितना खर्चे के लिए उन्होंने प्लान किया है, उसके साथ इसको कैसे बैलेंस करते हैं, ये एक चुनौती वित्त मंत्री जी के सामने आज बनी हुई है। प्रवीण अग्रवाल जी, ये जो सरकार के सामने चुनौतियां, ये तो हर सरकार के सामने रही है। इस सरकार में कम से कम ये हुआ है कि आपने बहुत सी योजनाओं को सामने रखते हुए कहा कि रोड मैप सरकार का ये, निवेश को हमें बढ़ाना है। आप उसमें जो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए दिखता है, मुझे दिखता है कि साहब इस पर स्टार्टअप इंडिया, लोग आएंगे, पैसा लगाएंगे, काफी कुछ बढ़ सकता है। और इसके अलावा स्मार्ट सिटी को लेकर एक मूर्त रूप देने की कोशिश इसमें होगी। स्मार्ट सिटी को लेकर सामने रखा भी गया प्रपोजल। लेकिन कॉन्फिडेंस अगर निवेशकों में नहीं है, बिल्डर्स में नहीं है, आप जाकर पैसा लगाना नहीं चाहते, ये होते हुए भी कि आपके पास पैसा है, तो जब वो कॉन्फिडेंस मोदी सरकार अब तक नहीं कर पाई है, तो क्या बजट पर वो सेक्टर उम्मीद लगाए बैठा है कि ऐसा कुछ हो जाएगा जिससे हमें कॉन्फिडेंस मिले और हम निवेश करें? जी बिल्कुल, देखिए बहुत जल्दी होगा ये बात कहना। अगर सरकार की हम बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा समय सरकार को अभी मिला नहीं है, और ग्राउंड वर्क काफी बढ़िया तरीके से किया जा रहा है। ग्राउंड वर्क गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया किया। जिस तरह से डिक्लेरेशन आनी थी स्मार्ट सिटीज की, तो स्मार्ट सिटीज की डिक्लेरेशन भी अभी आ गई है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की प्लानिंग्स थी, जिस तरीके से NH8 के लिए अभी न्यूज आई थी, और बहुत तेजी से काम भी चल रहा है, वो सब कुछ को ध्यान में रखें। जॉब ऑक्यूपेंसीज बढ़ेंगी। जो मंदे की बात बार बार रियल एस्टेट सेक्टर में की जाती है, करेक्शंस आनी थी, 30% के करीब करेक्शंस आई हैं, लेकिन अगर आप लास्ट 1 साल 1.5 साल से देखेंगे तो बहुत ज्यादा कुछ और करेक्शंस देखने को नहीं मिली हैं। प्रवीण जी, लेकिन मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं, ये बहुत चर्चा होती है कि इतना ज्यादा दबाव में रियल एस्टेट सेक्टर है, तमाम 2.5 लाख 25 लाख के करीब आप फ्लैट देख लीजिए, बोलते हैं खाली पड़े हुए हैं, निवेशक आ नहीं रहा है, लेकिन रेट कभी उस तरीके से फ्लैट के डाउन नहीं होते हैं, प्रॉपर्टी के डाउन नहीं होते। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बहुत ही क्लियर है, क्योंकि देखिए जो पिछले 3 साल को अगर हम पीछे बैकग्राउंड में जाएं, 3 साल, तो एक करेक्शंस हमारे को जो देखने को मिली हैं। अगर बिल्डर की बात करते हैं तो बिल्डर एक बहुत नॉमिनल अमाउंट पे काम कर पा रहा है पिछले 3 साल के सिनेरियो में, और 1.5 साल में ये इन्वेंट्रीज जो खड़ी हुई हैं, जिनको हम बार बार इन्वेंट्रीज बोल रहे हैं। और दूसरी तरफ हम ये भी बात रखते हैं कि सबके लिए मकान बनाना है, और अभी हम बहुत पीछे हैं उससे। अगर 1 साल की बात करें तो करीब 60 से 70 हजार मकान ही बन पाते हैं, जबकि 2022 तक जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके हिसाब से 1 करोड़ से ऊपर मकान बनने चाहिए, जो हम अभी बहुत पीछे हैं। मंदी का रुख बार बार कह देना, एक्चुअली हम गुमराह कर रहे हैं। बेसिकली जो एंड यूजर है उसके लिए राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का। अगर वो आज वो ये वेट कर रहा है कि मार्केट और नीचे जाने वाला है, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपने खुद ही अभी ये बात कही कि रेट हम बहुत ज्यादा नीचे जाते हुए नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि वो बॉटम लाइन को टच कर चुका है। एक्चुअली जो एक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उसके अंदर इन्वॉल्व है, जो लैंड कॉस्ट उसके अंदर इन्वॉल्व है। ठीक बात है कि उससे घाटे से नीचे जाकर तो कोई सौदा नहीं करेगा। रवि सिंह जी, आप बहुत सी योजनाएं और बहुत तेजी से योजनाएं मोदी सरकार के वक्त में आई हैं, ये जानते हुए कि इनको बहुत जल्दी लाना और इसके लिए सरकार का कुछ योजना बनाना जरूरी है, जिससे कि आगे 2-3 साल में इसका असर दिखाई दे।
लेकिन क्या ये कागजी योजनाएं नहीं है, क्योंकि आप नई जॉब्स नहीं ला पा रहे हैं। आप स्किल इंडिया की बात करते हैं, आपके पास जो लेबर उसके लिए जॉब्स नहीं है। स्टार्टअप इंडिया ने आपने युवाओं को सामने लाकर एक महत्वपूर्ण योजना में सरकार का हाथ आपके कंधे पे होने की बात की, लेकिन उसमें भी बहुत कुछ उन्नति नहीं हो पा रही है। कैसे और क्यों नहीं हो पा रहा? मैं ये जानना चाह रहा हूं, ये जो कागजी योजनाएं बनती है सरकार की, ये असल में क्या ये मानकर चलें कि जैसे 91 के उदारीकरण की बात थी कि आपको 10 साल बाद ही असर दिखेगा, तो 5, 7, 8, 10 साल आपको इंतजार करना होगा? देखिए, इस समय कंपटीशन लेवल भी बहुत बढ़ गया है और कहीं ना कहीं से कंपटीशन की वजह से जो मार्जिन है वो कम हो गया है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, जो जॉब आपके क्रिएशन करके देती है। अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब क्रिएशन के लिए सिर्फ डेवलपमेंट के लिए पैसा दे सकती है, चाहे वो इंडस्ट्री को लगाने को दे या फिर सपोर्ट दे सकती है। मोदी गवर्नमेंट ने इधर बीच में अगर आप देखेंगे तो जो पिछले 20 साल का रिकॉर्ड रहा है कि जो और गवर्नमेंट्स रही हैं उन्होंने इतना एफआईआई से फंड नहीं लेके आई जितना कि मोदी गवर्नमेंट लेके आई। लेकिन सिचुएशन यहां पर ये आ गई कि रिसेशन बहुत ज्यादा है, चाहे वो इंटरनेशनली देख लीजिए, जैसा मैंने पहले बताया, तो उसकी वजह से वो डेवलपमेंट में टाइम लगेगा, क्योंकि जॉब क्रिएशन एक सिंगल डे पे नहीं किया जा सकता। जॉब क्रिएशन के लिए एक आइडिया की जरूरत होती है, स्टार्ट करते हैं उसके लिए एक प्रोसेस होता है, तो उसमें थोड़ा टाइम डिले होता है। तो आज जैसे आप जब बच्चे एजुकेशन पे जाते हैं तो आप एजुकेशन के टाइम पे पहले से डिसाइड करते हैं कि आप किस एजुकेशन में, आप मेडिकल में जाओगे, इंजीनियरिंग में जाओगे या फिर आप फैशन डिजाइनिंग में जाओगे, तो ये सारी चीजें पहले बेसिक से स्टार्ट होती है, उसके बाद आपको इसके लिए जॉब की आपको फायदा मिलता है। अब होता क्या है कि जब आप जॉब क्रिएशन की बात करते हैं गवर्नमेंट से, क्योंकि हम ऑलरेडी हमारे पास लास्ट जो गवर्नमेंट थी उसने इतना ज्यादा करप्शन था उस पे कि उसको भी कवर करना है। कैड की सिचुएशन बहुत बुरी थी, जब तक गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा तब तक वो डेवलपमेंट नहीं दे सकती। देखिए, जो बेसिक कम्युनिटी है ये बहुत छोटी होती है, लेकिन किसी इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत बड़े स्टेप्स लेने होते हैं, हार्ड स्टेप्स लेने होते हैं। लेकिन आज की सिचुएशन नंबर 1, अभी इस समय हमारे जो गवर्नमेंट इस समय बीजेपी की है वो पूरे बिल पास नहीं कर पा रही कि जिससे कि जॉब क्रिएशन जल्दी से हो पाए। नंबर, आप जैसे जीएसटी देख लीजिए, कितनी बार आया और चला गया, उससे जो इंडस्ट्रियलिस्ट, मैं जीएसटी को लेकर तो अलग से मैं चाहता हूं उस पर चर्चा हो, क्योंकि सरकार कोई भी हो और विपक्ष में कोई भी पार्टी हो, ये जानते हुए कि क्या चीज देश के लिए जरूरी है उस पर तो एक राय बननी चाहिए। वहां पर ये सरकार और विपक्ष अगर फेल होते हैं तो ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इस पर चर्चा आगे बढ़ाएं, लेकिन जो पॉलिटिकल रिएक्शन आ रहे हैं वो एक बात सुन लेते हैं। जेडीयू का और एनसीपी का इस बजट के पहले क्या कुछ कहना है वो सुनिए आप। वो कितनी नजर लोग लगाए, तो नजर तो पहले ही लग गई है। रुपया गिर गया है, एक्सपोर्ट कहीं है नहीं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ नीचे जा रहा है, आपके तेल के दाम घटे हैं तो सरकार उसी को 75% उसको लेकर के किसी तरह सरवाइव कर रही है। हमारे वित्त मंत्री जल्द ही एक बक्सा लेकर सदन में आएंगे और अपने भाषण के द्वारा सारे देश को इस बात से परिचित करवाएंगे कि अब की बार इस साल सरकार ने जनता को क्या देना है, जनता से क्या छीनना है और जनता को कितना टैक्सों का भार देना है और कितनी राहत देनी है। कुछ और पॉलिटिकल रिएक्शन आ रहे हैं। पीएम और राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा वो सुनिए आप। जो भी बजट होगा देश के आर्थिक विकास को प्राथमिकता देकर के बनाया गया बजट, जनहित का बजट, गरीब के हित का बजट, आम इंसान के हित का बजट और सर्वाधिक मोदी सरकार के विकास एजेंडा को आगे बढ़ाने वाला बजट। अब बजट एक्सपेक्टेशन में तो इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं देखना है, क्योंकि लास्ट 2 बजट तो उनके गरीबों के बारे में, खास करके जो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, इरेडिकेशन के लिए, पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए उतने खास कदम तो उन्होंने नहीं उठाए। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बार गरीबों के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, देखेंगे अब क्या। और इसी बजट पर अर्थशास्त्री अमीरुल्लाह खान और संतोष मेहरोत्रा ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। इस साल के बजट में हमको 2-3 चीजें जो देखनी है, वो सबसे अहम चीज ये है कि बजट में डेफिसिट कितना होगा, क्योंकि जेटली साहब के पास सबसे बड़ा मसला ये होगा कि वो इन्वेस्टमेंट कितनी करेंगे और बचत कितनी करेंगे। अगर वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो नौकरियां बढ़ती,
लेकिन अगर वो इन्वेस्टमेंट की वजह से बचत कम हो जाती तो खर्च बढ़ता है तो सोवरेन बॉन्ड्स की वैल्यू कम होती है और उससे फिर जो खतरे हैं वो अलग खतरे हैं। जो बजट हम सुनने वाले हैं उसमें ये तो साफ है कि विकास दर पिछले साल के मुकाबले में बढ़ोतरी आएगी, मगर सबसे बड़ी कमजोरी जो हमारे विकास दर में और विकास के ट्रेंड्स में रही है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे जोर देना वित्त मंत्री को बहुत आवश्यक है। मोदी सरकार का तीसरा बजट थोड़ी देर में पेश होने वाला है। इस बजट से लोगों की उम्मीदें आसमान पर हैं। हालांकि बजट से पहले वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि हमने बहुत सोच विचार के बाद यह बजट बनाया है। यह बजट लोक लुभावन नहीं बल्कि इस बजट से देश के आर्थिक हालात को सुधारने की कोशिश की गई है। देखिए संवाददाता अजीत प्रताप सिंह की यह रिपोर्ट। बी डे यानी बजट का दिन, क्या राहत मिलने वाली है लोगों को? सारी दुनिया की निगाहें इस बजट पर है। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली एनडीए सरकार का ये तीसरा बजट है और आप देख सकते हैं कि वित्त मंत्री अरुण जेटली अपनी पूरी टीम के साथ वित्त मंत्रालय से बाहर निकल रहे हैं पूरी तैयारियों के साथ बजट को लेकर। और सबको उम्मीद है, पूरे देश के लोगों को, कि इस बजट से काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी, आर्थिक विकास दर तेज की जाएगी क्योंकि दुनिया भर में मंदी की। चलिए थोड़ी देर बाद ये बजट पेश हो जाएगा। तमाम कयासों के बाद एक फाइनल रिपोर्ट आपके सामने होगी। इस बजट में क्या कुछ किया गया उद्योग जगत के लिए, आम जनता के लिए, किसानों के लिए, इस पर हम खासतौर से चर्चा करेंगे। एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। वक्त एक ब्रेक का है, यहां पर बहुत जल्द लौटते हैं। पानी में भैया से भरपूर है। अब अगली गेंद और ये नो बॉल। बची खुची भैंस भी गई पानी में। ए बेटा एक गिलास पानी लेकर गया जी। बाबूजी पानी। ये पानी तो गंदा है। वे कहाँ से उठा के लाया तू? बाबूजी बार बार पानी में भैंस जाएगी तो पानी तो गंदा होगा ही। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। तालाबों कुओं के आसपास पशु स्नान और शौच से पानी दूषित होता है। हमें पानी को दूषित होने से बचाना होगा क्योंकि यही पानी हमारे घरों तक पहुंचता है। अब पानी में भैंस नहीं, स्वच्छता रहेगी। जल है तो कल है। किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भारत के राज्यों में सभी शहरों के आसपास 50 किलोमीटर तक 50 से 100 एकड़ जमीन खरीदनी है। आवश्यक दस्तावेज, प्रॉपर्टी कार्ड, सर्च रिपोर्ट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सभी कानूनी दस्तावेज, प्रॉपर्टी का सही विवरण, आसपास के सभी भूमि चिन्हों समेत पानी की सुविधा का विवरण, कुआं, बोरवेल, तालाब, सभी आवश्यक दस्तावेजों समेत ₹1000 रकम का डीडी किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम निम्नलिखित पते पर भेज दें। नोंदणीकृत कार्यालय, ग्राउंड फ्लोर, सर्वे नंबर 311/18, जन सेवा बैंक के सामने, न्यू डीपी रोड, ससानी नगर, हड़पसर, पुणे 411028। ईमेल KISANCOOP@gmail.com। अरे जल्दी कर। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार। ये आप अपने आप पे इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? ये आप ही हैं 40 साल के बाद। टेंशन मत लीजिए, पेंशन पक्की करवाइए। सरकार की एक योजना है अटल पेंशन योजना। उसमें 18 साल की उम्र से हर महीने अगर आप 210 रुपया जमा करवाते रहेंगे तो 60 साल की उम्र के बाद से हर महीने आपको 5000 रुपया पेंशन मिलेगा। और कोई ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप अपने बैंक की शाखा से मिल सकते हैं या किसी बैंक मित्र से उनसे बात कर लीजिए, वो समझा देंगे आपको। इस बार का बजट अच्छा आना चाहिए ताकि जो मीडियम क्लास का जो इंसान है जो अपने स्ट्रगल कर रहा है डेली लिविंग्स के लिए, उसको ही शुड अर्न मोर। आम आदमी पे फर्क पड़ना चाहिए। पिछले साल भी इन्होंने लिमिट टैक्स की बढ़ा दी थी,
जो कि अगर मैं अपनी बात करूं तो जॉब क्लास के लिए उन्हें बहुत राहत मिली थी। अब इस साल भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो लिमिट और इंक्रीज होए। अब यहाँ पे हम सब्सिडी पे इतना पैसा वेस्ट करें जिससे हमारी डेवलपमेंट कम हो रही है। इट्स अ गुड साइन। एक पर्सन जो लाखों में पैसे कमा रहा है और वो सब्सिडी कम कर सकता है, एलपीजी अपनी सब्सिडी छोड़ भी सकता है, एंड इट्स अ गुड साइन ऑफ मोदी गवर्नमेंट। ऐसा होना भी चाहिए। जब तो मेरी उम्मीद है एज ए सर्विसमैन जो रिलैक्सेशन मिलना चाहिए रिबेट का, उसमें कुछ पहले से डिफरेंट होना चाहिए। सीधा जवाब चाहिए। झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका जवाब आपको नहीं देना पड़ेगा। जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ। जवाब दो सरकार। लोगों की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं आज के सोशल मीडिया के रहते हुए कि दे वांट कि बिल्कुल इमीडिएट रिजल्ट्स आने चाहिए। इस साल का जो बजट होगा वो कुछ अच्छा ही आएगा। बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, हम लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं कि इस बार का जो बजट आएगा वो एक आम आदमी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। मेरे ख्याल से तो मैन्युफैक्चरिंग के माहौल को सुधारना चाहिए हमारे देश में। स्मॉल स्केल को जो इतनी ज़्यादा जॉब क्रिएशन करता है एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी और लेबर के लिए भी। थोड़ी देर में वित्त मंत्री जेटली संसद में पेश करेंगे आम बजट। कृषि और उद्योग जगत के बीच तालमेल बैठाने की रहेगी चुनौती। मोदी ने बताया बजट को अपनी परीक्षा। आम बजट से बंधी राहत की उम्मीद। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने दिया भरोसा। हर वर्ग की पूरी करेंगे आस। इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ने की संभावना। जेएनयू विवाद मामले में राहुल गांधी, केजरीवाल, सीताराम येचुरी सहित 9 लोगों पर देशद्रोह का केस दर्ज। वकील जनार्दन गौड़ की शिकायत पर तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया आदेश। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कन्हैया और गिलानी समेत दूसरे आरोपियों की बढ़ सकती है मुश्किलें। अफजल गुरु की फांसी को न्यायिक हत्या कहने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। हरियाणा सरकार कथित मूर्थल गैंगरेप मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में आज पेश करेगी स्टेटस रिपोर्ट। दिल्ली की एक महिला ने लगाया गैंगरेप का आरोप। एफआईआर दर्ज। देश के 11 राज्यों में सूखे के हालात पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। स्वराज अभियान ने सुप्रीम कोर्ट से की थी मांग। सूखे से निपटने के लिए कोर्ट राज्य और केंद्र को उचित कार्रवाई का दे आदेश। पंजाब के बटाला में शगुन समारोह में शामिल महिला के सिर में मारी गोली। मौके पर मौत। महिला शिक्षक ने खुद के साथ हो रही छेड़छाड़ का किया था विरोध। 2 गिरफ्तार, 1 की तलाश जारी।